मेरी प्यारी सिलबिल, यहाँ सब कुशल है। तुम्हारी जैसी तरक्की हो रही है ना, सुनकर चित्त प्रसन्न हो गया। आगे हाल ये है कि आजकल हमारा हाथ बहुत तंग चल रहा है। जिज्जी, जिस दिन वर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का उद्घाटन हुआ था ना, तभी मैं समझ गई थी कि भाभी जरूर तुमको लेटर लिखने वाली है। झल्ली, आगे पढ़ो। अपने भैया की तनख्वाह तो तुम जानती हो, पर महंगाई की मार तुम नहीं जानती। बच्चों की पढ़ाई ने तो कमर तोड़ दी है, दून स्कूल में पढ़ा रही हो जैसे। आगे समाचार ये है कि मेरे मैके की छोटी बहन, मौसेरी बहन और ममेरी बहन के एक साथ ब्याह है। चढ़ावे में सोने के कम से कम 1 और चांदी के 2 चीजें भेजनी पड़ेंगी। साड़ियां अलग से। अब तो इटावा में सब लोग जानते हैं ना कि मोहिनी की ननंद फिल्म स्टार है। वर्षा रानी, यहाँ हमारी इज्जत का सवाल है। जल्दी से तुम 50,000 रुपए भेज दो। 50,000 रुपए? जिज्जी, तुम फिल्म स्टार हो तो क्या हुआ, इन लोगों को हमको टैक्स देना पड़ेगा। रिलैक्स झल्ली। किशोर, घर में कितना पैसा है? जिज्जी 1 लाख के आसपास होगा। अच्छा सुनो, कल सुबह मैं जल्दी जा रही हूँ। प्रेमी जी आ जाएंगे तब उनसे कह देना कि 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट वहां भेज दे। जिज्जी, तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी इतनी मेहनत की कमाई क्यों उड़ा रही हो उन पे? भाभी तुम्हें फूटी आंख से नहीं देखा कभी, और तो तुम्हारा ब्याह किसी भी लूले लंगड़े तक से करा रही थी, भूल गई तुम? किशोर, मैं ये सब कुछ बड़े भैया के लिए कर रही हूँ। उन्होंने घर के लिए कितना कुछ किया है, मैं वो थोड़ी भूल सकती हूँ। और आखिर में वो तो हमारे बड़े भैया हैं। सब याद है मुझे जिज्जी, कुछ नहीं भूला हूं मैं। एक एक बात मेरे कलेजे पे लिखी हुई है। याद है उस टाइम घर में क्या माहौल रहता था? दद्दा और भैया बारूद बने रहते थे, और भाभी ने तो तुम्हारा जीना तक हराम कर दिया था। जब तुम लखनऊ जा रही थी ड्रामा करने, कैसे दद्दा ने तुम्हें रोका और हाथ उठाया था तुम पे? और जब वो तुम्हारे कॉलेज में ड्रामा हुआ था, जब 2 लड़कों के बीच में खून खराबा हो गया था, कैसे भनभनाते हुए भैया आए तो छड़ी से मारा था उन्होंने तुमको। तब तुम्हारी प्यारी भाभी टुकुर टुकुर करके देख रही थी। तो धतूरा खाया था ना तुमने, जब डॉक्टरों ने बोला कि किशोर तुम्हारी बहन बस गई। इतने भयंकर दिन देखने के बाद आज ऐसे दिन आए। चिट्ठी, तुम भले ही सब कुछ भूल जाओ, मैं तो मरते दम तक कुछ नहीं भूलूंगा। लो आनंद आएगा। अरे भाई, किशोर वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहांपुर। अरे सोमरस के लिए इस तरह से मुंह नहीं बनाते। अरे वेदों में भी सोमरस के सेवन को उचित ठहराया गया है। पर ये तो कड़वी है जीजा जी। अरे भाई किशोर, जीवन की हर अच्छी वस्तु कड़वी होती है। ले पियो पियो पियो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किशोर, वापस दे दो ग्लास। सोमरस है जिज्जी। वापस दे दो। बैठ जाओ। तुम भी ना हर्ष। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मांगी थी। खैर, कल तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। उनका कहना था कि बसंत विहार का बंगला बेचकर वो यहाँ फ्लैट खरीदने के लिए तैयार है। नहीं, इस बंगले को नहीं छूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? देखो वर्षा, मुझे लेकर सुजाता ने बहुत बड़े बड़े सपने बुने। मेरे वजूद का एहसास उसके लिए आज भी वैसा ही, जैसे कांच के टुकड़ों पर पैर पड़ जाना। वैसे भी औरतें नाकामयाबी को कभी माफ नहीं करती। मम्मी को यहाँ रख सकते हैं। मम्मी का सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें सुजाता के यहाँ रहने के लिए अलाउ नहीं करे, और तुम्हारा और मेरा अभी तक कानूनी कोई रिश्ता बना नहीं। अगर यही रुकावट है तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये कि तुम्हारी सास के साथ साथ तुम्हारा पति भी तुम्हारे घर में डेरा डालेगा। मेरा घर मेरे पति और मेरी सास का नहीं होगा। देखो वर्षा, जब तक मैं शादी की जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं हो जाता, मम्मी को अकेले रहना पड़ेगा। हर्ष भाई जी,
पैरी बना। नमस्ते मैडम, नमस्ते। पी के पागल प्रेमी। एंजॉय योरसेल्फ। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैंने बोला कि इधर नहीं रहती, आप किधर थे? लोगों ने मुझे बताया है। 50 आता है यहाँ पे। बेटा मैं झूठ बोलूंगा तुम लोगों से? झूठ बोले तो बात नहीं होगी। मेरे पास पता है, यही का पता है। पता ठीक है, लेकिन इधर नहीं रहती। तुम हाथ तो छोड़ो। हाथ कैसे? मैं बताता हूँ। यहाँ पे बेटा बाहर चलते हैं आपके नहीं। भैया मेरे पास पता, मैं तुम्हें पता दिखाता हूँ। पता है नहीं, यहाँ पे 50 आता है। मैं झूठ बोलूंगा तुम लोगों से। तो आप बाहर चलिए। बेटा बात सुन लो हमारी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं। छोड़ो, मैं कहती हूँ। दद्दा तुम? दद्दा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कि हम सब लोग कितने परेशान थे? एक पोस्टकार्ड तो भेज सकते थे ना? सिल्विल भूल हो गई पत्र न लिखने की, माफ कर दो। वो क्या है कि मैंने एक सिद्ध ज्योतिषी को तुम्हारी जन्म कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कहा है जल्दी विवाह का योग है। दद्दा जी, आप तो जुबिली के योग के बारे में सोचा करें। मैं तो ये सोचकर चकित था कि हमारी मैडम में इतने ऊंचे संस्कार ख्यालात कहां से आए, लेकिन जब आपके दर्शन हुए तो मन प्रसन्न हो गया। ऊपर बैठिए। थैंक यू दद्दा। प्रेमी प्रेमी? मेरा नाम है पीके पागल प्रेमी। दद्दा, ये प्रेमी जी है, दीदी के सेक्रेटरी। दद्दा, आपके आशीर्वाद से फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी चल रही है। एक से एक बेडब स्टार देखे और एक से एक बेडब उनके नखरे, लेकिन हमारी मैडम, इनका तो क्या कहना है। एक दिन गाड़ी लेट आई तो रिक्शा पकड़कर चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया और पूछा ये आप क्या कर रही है, तो बोलने लगी कि वहां शॉट तैयार था, प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं हो जाता। बस इनकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। वो क्या है कि आर्ट सिनेमा वालों को बहुत प्रमोट करती रहती है और उनके पीछे। प्रेमी जी, आप चुप रहेंगे? सॉरी। ये आर्ट सिनेमा क्या होता है? वैसे तो दादाजी आर्ट सिनेमा की कई परिभाषा है, लेकिन अगर आप प्रेमी जी से पूछे तो जो प्रेमी के समझ में ना आए वो है आर्ट सिनेमा। ये हर्षवर्धन भी यही आर्ट सिनेमा करते हैं? हाँ बिल्कुल। सदा, मैंने तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है। क्या डायलॉग्स है, क्या डायलॉग्स है, स्पेशली दैट वन। Which one? मैं तुम्हारे हाथों से धोखा खाना चाहती हूँ ताकि मेरी जिंदगी पर से यकीन उठ जाए। यकीन। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू। लेकिन सदा, ये सीन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अरे एक सिग्नेचर की वजह से किसी कंपनी का टेक ओवर कैसे हो सकता है? हाँ, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी दिखाई है जिसमें वंदना के 20% शेयर, 30% शेयर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 49% आम पब्लिक के साथ। और ये अगर टेक ओवर होना भी है तो बिना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग के कैसे हो सकता है? अगले सीन में तुम्हें दिखाया है कि जब वंदना कलकत्ते से डांस का शो करके लौटती है तो उसका अंकल उसकी कंपनी हड़प कर चुका है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे वंदना की सिग्नेचर के बगैर ये कैसे हो सकता है? उसको नोटिस दिए बगैर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आखिर इस कंपनी की चेयरपर्सन। अरे यार हर्ष, तुम बाल की खाल निकालते हो। देखो, और तुम्हारे हिसाब से जो तुमने लिखा है वो प्रोसीजर के मुताबिक बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? कमर्शियल पिक्चर में ऐसा ही होता है। अरे 12 मंकी में बैठा हुआ दर्शक क्या जाने कि कंपनी कैसे टेक ओवर की जाती है? हाँ? अरे हमारा माई बाप वही है, मुंबई में बैठा कंपनी लॉ का एक्सपर्ट नहीं। अरे तो तुम वंदना को किसी स्टोर का मालिक दिखाते ना, फैक्ट्री को दिखाई। फैक्ट्री सिनेमैटिक है, वहां पे 100-200 लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। एक पैनिंग शॉट ले तो साला पूरा स्क्रीन भर जाता है। मतलब ये है कि तुम बिना सिर पैर के शॉट लोगे, उससे स्क्रीन भरोगे और इल्जाम मुझ पर लगाओगे। ये बिना सिर पैर की बातें मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और ऐसे ही स्क्रीन भर रहा हूँ और 5 जुबली दे चुका हूँ मैं, समझे ना? 5 जुबली दे चुका हूँ। कमर्शियल सिनेमा जो है वो फैंटेसी है, सच्चाई का आईना नहीं है। आम आदमी यहाँ पे अपने जिंदगी के आम दुख दर्द भूलने के लिए सिनेमा घर में घुसता है, रिफाइंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस पाने के लिए नहीं। और मान लीजिए कि उसमें रीजनिंग और लॉजिक थोड़ी बहुत है भी, तो वो उसे सिनेमा घर के बाहर छोड़कर आता है। माइक्रोस्कोप लेके एक एक सीन को पोस्टमार्टम करने नहीं बैठ जा रहा तुम्हारी तरह। अरे तो क्रिटिक्स क्या कहेंगे? अरे क्रिटिक्स बाहर में गए यार, पांडरा के आगे उनको पूछता कौन है? मनमोहन जी की वो जो मर्द थी ना, उसको जितने खराब रिव्यू मिले थे सिनेमा के इतिहास में, इतने खराब रिव्यू किसी पिक्चर को नहीं मिले होंगे, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ी हिट है। ये इससे पूछो, या हीरोइन बैठी है तुम्हारे सामने, पूछो इससे। थैंक यू सदा, थैंक यू।
सदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। हर्ष, इस वक्त ना तुम पर इंटेलेक्चुअलिटी और इंटरफियरेंस का इल्जाम लगा हुआ है। अगर तुम अब भी सिस्टम के मुताबिक नहीं चलोगे ना तो बिल्कुल आउटसाइडर हो जाओगे। चारू, मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में एक इनसाइडर या आउटसाइडर बनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सिनेमा का एक अच्छा एक्टर बनने आया हूँ। अरे ऐसे अच्छे एक्टर की कोई कदर नहीं होती जो कि पिक्चर की लागत ही डुबो दे। क्या कंपनी मेरी वजह से डूबी थी? हर्ष प्लीज, अगर तुम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा करोगे तो फिल्म डूबने के बाद जो वो कहेंगे लोग वही मानेंगे ना। जो सच है वो नहीं, जो मैं कहूंगा वो नहीं। नहीं, क्योंकि तुम सिस्टम का हिस्सा नहीं हो। हर्ष, यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फिल्म इंडस्ट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पर अपना दिल, दिमाग, जमीर सब कुछ बेच देना पड़ता है। तो क्या मैं सिर्फ एक बिकाऊ माल हूँ? इस वक्त तुम सिर्फ माल हो, बिकाऊ नहीं। तुम्हें हम एक नए पैकेजिंग में डालकर फिर जनता को पेश करेंगे और कहेंगे, भाई और बहनों, हमारा प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है, इसे एक चांस और दीजिए। और अगर तुम्हारी ये नई पैकेजिंग नहीं बिकी तो फिर कम से कम हम तुम्हें तो इल्जाम नहीं देंगे ना हर्ष। कह देंगे कि प्रोडक्ट अनलकी है ना सदा? चारू प्लीज प्लीज, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूँ। मैं एक सेंसिटिव, एक क्रिएटिव एक्टर हूँ। अरे यार, तुम ऐसे खतरनाक डायलॉग बोलोगे तो नंदा साहब का तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा ना, बेचारे प्रोड्यूसर है। देखो, मुझसे पहले भी इस इंडस्ट्री में बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव एक्टर्स रह चुके हैं। प्यासा में गुरुदत्त और क्या थे? हर्ष, प्यासा से पहले गुरुदत्त ने आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 भी तो बनाई थी ना। उन्होंने पहले अपने आप को इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया और उसके बाद अपनी आर्टिस्टिक जरूरतें पूरी की। तुम तो एक ही छलांग में 3 मंजिलें पार करना चाहते हो। हाँ, ये तो मुंह के बल गिरने वाली बात हो गई ना। गुरुदत्त जी ने वो बनाई थी कागज के फूल, फूल बनकर रह गए। Shut up! चारू, enough of this shit. I'm leaving. It'll be okay, please. हर्ष, सच्चाई कब तुम्हारे दिमाग में घुसेगी? तुम एक पिक्चर से निकाले जा चुके हो और फिर भी चारुषी तुम्हें सहारा देने की कोशिश कर रही है, और तुम कुत्ते की टेढ़ी पूंछ बने हुए हो। देखो, क्या कभी मैंने तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में दखलंदाजी की है वर्षा? तो तुम मेरे करियर में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? हाँ, मेरे करियर के बारे में आपके जो उच्च विचार है ना, आप अपने पास रखें प्लीज। तुम उस करियर का ढोल बजा रहे हो जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। देखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो कि पहला मौका पाते ही अरमानों की मजार पर दिल की शमा जलाती फिरे। अरे मेरी करियर हिस्ट्री कंटेम्पररी हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री होगी। कब होगी हर्ष? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अच्छा, अब तुम्हें भी मेरी कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं रहा? कैपेबिलिटी तब सामने आएगी जब तुम्हें कोई चांस देगा, लेकिन तुम हर दरवाजा बंद करते जा रहे हो। मैं किसी स्टूपिड पिक्चर का कलंक अपने माथे पर नहीं लगाना चाहता। देखो हर्ष, दुनिया बहुत बिजी और बहुत जल्दी में है। वो हर पल माइक्रोस्कोप लेकर तुम्हारी कारगुजारी नहीं देख रही। मैं तो देखता हूँ, ये अहम बात है क्योंकि मेरी जिंदगी। बस अब ये जिद भी मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। तुमने फिर दखलंदाजी की वर्षा। ये हमारी जिंदगी का मुद्दा है जिस पर मेरा उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और लेकिन अगर ये तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं कर सकती, तो मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगी। और हाँ, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर चाहो तुम यहीं रुक सकते हो। चलबिल, जी? हर्ष दिन में सोता है तो काम कब करता है? दादा, आजकल उसका काम नहीं चल रहा। उसका गुजारा कैसे होता है? तुम देती हो? जी,
कभी कभी। कैसा मर्द है, होने वाली पत्नी के सामने हाथ फैलाता है। दद्दा, ड्रामा स्कूल में अगर हर्ष ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा, तो उसका मुआवजा ले रहा है। तो क्या हुआ, हमें सुख दुख का साथी नहीं होना चाहिए? होने वाली पत्नी के सामने हाथ फैलाना सुख दुख में साथ निभाना नहीं। इस बात का सबूत है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। गृहस्थी रथ का सारथी केवल पुरुष ही होता है सिलबिल। दादा, तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? छोटे शहरों तक में नौकरी करने वाली लड़की की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। जिंदगी इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में बांटी नहीं जा सकती। तुम दोनों को साथ में देखकर समझ में आ गया है। प्रणाम दद्दा। गंगाराम, जरा नाश्ता लाना यार। लाया साहब। हर्ष बेटा, तुम्हारे आचार व्यवहार से प्रतीत होता है कि तुम जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो। ठीक है दादा, मैं सिर्फ अपने आर्ट के लिए जिम्मेदार हूं। अगर विवाह करोगे तो अपनी पत्नी के लिए भी होना पड़ेगा। विवाह अभी बहुत दूर की बात है। जिम्मेदारी से बचने के लिए सिर्फ प्रेम को खींचते रहोगे, कब तक? जब तक विवाह एक भीतरी जरूरत नहीं बन जाता तब तक। लड़की को हमारा समाज इतना स्पेस, इतना समय नहीं देता है हर्ष। वर्षा की उम्र लौटेगी नहीं। दादा, उसके पास विवाह के लिए फुर्सत कहाँ है? उसका करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। तुम लोग की भाषा ही मेरे पल्ले नहीं पड़ती। पर्सनल लाइफ से ऊपर अपने करियर को रखते हो तुम लोग। मत भूलो कि सबसे पहले तुम दोनों पुरुष और स्त्री हो, कलाकार बाद में आता है। दादा, कला के क्षेत्र में जो हमारी हैसियत होगी वही हमारी पर्सनल लाइफ को शेप देगी। और वो शेप अच्छी नहीं हुई तो पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट का क्या करोगे? दादा, ये एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल। अरे जब तक पुल सामने नहीं आएगा उसे पार कैसे करूंगा? तुम्हारी होने वाली पत्नी हाइपोथेसिस नहीं, सच्चाई है।